मध्य प्रदेश की धार भोजशाला मामले में निरंतर सुनवाई हो रही है और जहां बुधवार को हिंदू पक्ष की ओर से कुलदीप तिवारी की याचिका पर सुनवाई हुई, जहां अधिवक्ता मनीष गुप्ता ने धार की भोजशाला को लेकर कई प्राचीन किताबें और अन्य तत्वों के अनुसार अपनी बात रखी और कहा गया कि यह माता सरस्वती का मंदिर ही है। अधिवक्ता मनीष गुप्ता ने कई तथ्य और प्राचीन पुस्तकों में लिखित दस्तावेजों के आधार पर माननीय न्यायाधीश के समक्ष अपनी बात दमदारी से रखी। वहीं याचिकाकर्ता कुलदीप तिवारी ने भी कहा कि निश्चित तौर पर इस मामले में उनके पक्ष की बड़ी जीत होगी। देखिए, जो 10/484 याचिका है उसमें शुक्रवार के दिन 10 तारीख को जो सुनवाई हुई है, जो हम लोगों ने कुछ किताबों का वर्णन पिछली सुनवाई के दौरान किया था हियरिंग में, आज उनसे एडिशनल कुछ फैक्ट्स रखे गए हैं। जैसे हमारी आर्ट ऑफ परमार्स ऑफ मालवा, तो वो किताब है जो कि एक कॉम्बिनेशन है, कंपाइलेशन है रिसर्च पेपर्स का, जो 1979 में रखी गई थी। इसके अलावा सम्रांग सूत्रधारा, प्रबंध चिंतामणि और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक किताब है, उस किताब का नाम है धार एंड मांडू अ गाइड, 1902 में अर्नेस्ट के द्वारा वहाँ पे लिखा गया था उस पे, जो कि एक ब्रिटिश काल का एक विजिटर था, अधिकारी था, जो वहाँ पे उन्होंने विजिट किया था। तो इन सब का जो एक कॉम्बिनेशन में ये चीज़ें निकलती हैं कि वो एक स्कूल ऑफ लर्निंग है, जिसे पहले हम सरस्वती कंठाभरण कहते थे। और उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें, जब हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो वहाँ पर जो भोजशाला की डायमेंशंस हैं, वो जो सम्रांग सूत्रधारा में राजा भोज के द्वारा बताई गई जो डायमेंशंस है उनसे डिट्टो मैच करती हैं कि 4:6 के रेशियो में इस प्रकार की शालाएं बननी चाहिए। तो जो उसकी डायमेंशन निकलती है भोजशाला की, वो 57.45 उसकी मीटर्स में लेंथ है और 38.41 मीटर्स में उसकी विड्थ है, तो वो भी डिट्टो मैच करता है। इसके बाद हवन कुंड का जो वर्णन है, राजा भोज ने लिखा था कि हवन कुंड केवल ईंटों का बना होना चाहिए और बाकी जो है वो सारी चीजें स्टोन की हैं, लेकिन हवन कुंड हमारा ईंटों का बना हुआ। ऐसे तमाम सारे हैं। हिंदू मुस्लिम लॉ के बारे में भी रखा गई बातें, कुछ गजेटियर्स के बारे में भी रखी गई। अल्टीमेटली ये कंक्लूड हुआ है कि वो वहां पर एक स्कूल ऑफ लर्निंग है और वो हर एक प्रमाण से ASI सर्वे की रिपोर्ट से प्रूफ होता है और वहां पर माता सरस्वती का मंदिर है। और मुस्लिम लॉ के हिसाब से वहां पर प्री एग्जिस्टिंग मंदिर में तोड़ करके भी यदि कोई मॉस्क बनती है तो वो अल्लाह उसकी प्रेयर स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए वहां पर कोई मॉस्क बनने का कोई औचित्य नहीं बनता है। सर, इतने अच्छे और बड़े तथ्य रखे गए हैं, आज क्या लगता है कि दूसरा पक्ष इसमें सब कुछ निकाल पाएगा, कुछ दे पाएगा? नहीं, बिल्कुल लगातार 6-7 दिन की सुनवाई में वो लगातार वहां पे थे, जरूर कुछ ना कुछ वो निकाल करके लेकर के आएंगे। लेकिन हमें मालूम है कि उनकी जो भी चीजें होंगी वो इन फैक्ट्स के आगे, क्योंकि सत्य हमेशा जीतता है और इन फैक्ट्स के आगे उनके जो तथ्य हैं वो ठहरेंगे नहीं। वो झूठी कहानियां पहले भी बनाते रहे हैं, झूठी कहानियां अभी भी बनाते रहे हैं। राम मंदिर प्रकरण में भी उन्होंने झूठी कहानियां बनाई है, ज्ञानवापी प्रकरण में भी झूठी कहानियां बना रहे हैं, कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण में भी झूठी कहानियां बना रहे हैं। तो इस प्रकार से भोजशाला में भी उनकी कहानियां ठहरेंगी, फिर भी वो जो कुछ भी लाएंगे रिजॉइंडर के समय में या जब भी हमको उसका मौका मिलेगा हम अपना पक्ष फिर से रखेंगे। मैं कुलदीप तिवारी, लखनऊ से। माननीय न्यायालय की तरफ आज हमने माननीय न्यायालय के समक्ष हिंदू पक्ष की ओर से कुलदीप तिवारी जी की याचिका में अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए इंपीरियल गजेट यानी ब्रिटिश कालीन गजेट के द्वारा 1908 के गजेट के द्वारा ये बताया कि कैसे ये जो इमारत है ये एक तो उस समय 1010 से 1055 तक राजा भोज का शासन था धार में, और उस समय राजा भोज द्वारा एक संस्कृत लर्निंग का स्कूल बनाया गया था और कैसे हिंदू, जैन, बौद्ध अलग अलग तरीके के विद्वान जो है यहाँ पे आते थे और अपना जो है अपना ज्ञान और इसका आदान प्रदान करते थे और अपना इनाम प्राप्त करते थे। और कैसे बाद में 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के समय इस मंदिर को तोड़ के और यहाँ पे मस्जिद बनाने का प्रयास किया गया। उसके बाद हमने माननीय न्यायालय के समक्ष बताया कि कैसे यहाँ के जो सर्पबंदी के जो वो है इंस्क्रिप्शन है वो उज्जैन के महाकाल मंदिर और ऊन के चौबेरा देव मंदिर के सर्पबंदी इंस्क्रिप्शन से हूबहू मिलते हैं, जिनको कि संस्कृत के अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी के ग्रामर के नियम समझाने के लिए बनाया गया था। फिर हमने माननीय न्यायालय को बताया कि कैसे राम मंदिर के जजमेंट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजेस की बेंच ने यह बताया कि ऐतिहासिक तथ्यों के परीक्षण के लिए ऐतिहासिक किताबें और ब्रिटिश कालीन गजेटियर्स के ऊपर रिलाई किया जा सकता है, वो एक वैलिड एविडेंस है। फिर हमने माननीय न्यायालय को यह भी बताया कि कैसे सम्रांग सूत्रधारा जो वास्तुशास्त्र पे लिखी हुई राजा भोज की एक किताब है, उस वास्तुशास्त्र की किताब में लिखा हुआ है कि जब मंदिर बनेगा, शाला मंदिर बनेगा, तो उस मंदिर की लंबाई और चौड़ाई कैसी होनी चाहिए। तो उस किताब में लिखा है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6/4 का होना चाहिए। और ये जो इमारत है इसकी लंबाई 58.47 सेंटीमीटर मीटर है और इसकी चौड़ाई जो है 38.41 मीटर है, जो कि 4/6 के अनुपात में है।
फिर उस किताब में ये भी लिखा हुआ है कि जो ये सरस्वती कंठाभरण जो बनेगा या संस्कृत लर्निंग सेंटर अगर है तो उसमें बीच में यज्ञ कुंड होना चाहिए जहां पे लोग हवन कर पाए, तो वो यज्ञ कुंड चौकोर ही होना चाहिए। कैसे इस इमारत के बीचों बीच एक यज्ञ कुंड है जो चौकोर है, उसमें लिखा है कि जो यज्ञ कुंड है वो 9 हस्त लंबा होना चाहिए और यहाँ जो बीच में चौकोर आकृति है वो 9 हस्त लंबी है। फिर हमने ये भी बताया कि उसमें लिखा है कि कैसे यज्ञ कुंड को ईंटों का बना हुआ ही होना चाहिए और हमने माननीय न्यायालय को बताया कि कैसे पूरी इमारत जो है वो पत्थरों की बनी हुई है लेकिन अकेला जो यज्ञ कुंड है वो ईंटों का बना हुआ है, जिससे ये साबित होता है कि ये पूरी इमारत और इसका यज्ञ कुंड राजा भोज द्वारा लिखित वास्तुशास्त्र के ऊपर जो किताब है सम्रांग सूत्रधारा के अनुसार बना हुआ है। हमने बताया कि कैसे उस किताब में खंभों की आकृति लिखी हुई है कि खंभे जो है वो नीचे से चौकोर होने चाहिए, उसके ऊपर क्यूबिकल होने चाहिए, उसके ऊपर अष्टकोणीय या ऑक्टागोनल होने चाहिए और ऊपर से गोल होने चाहिए और उन खंभों के ऊपर कीर्तिमुख या घंटे का निशान या फिर कमल के पत्तों के निशान होने चाहिए और कैसे इस इमारत में जो खंभे मिले उनके ऊपर कीर्तिमुख घंटे के निशान या फिर कमल के पत्तों के निशान मिले। फिर हमने माननीय न्यायालय को बताया कि कैसे शिव पुराण के रुद्रखंड के युद्ध कांड में कीर्तिमुख का वर्णन आता है और कैसे कीर्तिमुख जो है वो हमारे लिए पौराणिक महत्व का एक चिन्ह है और कैसे वो बुरी नजर को हरने का काम करता है और इसलिए मंदिरों में बनाने की प्रथा है और इस मंदिर में कीर्तिमुख बनाया हुआ है। क्या ना सर, कई सारे पौराणिक तथ्यों को भी हमने माननीय न्यायालय के सामने रखा। फिर हमने माननीय न्यायालय को अवगत कराया कि कैसे राम मंदिर के जजमेंट में 5 जजेस की सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने कैसे ये बताया कि एक बार यदि किसी मंदिर की स्थापना कर दी जाए तो जो संपत्ति है वो सदा सदा के लिए उस पवित्र उद्देश्य में निहित करती है जिस पवित्र उद्देश्य को मूर्ति दर्शाती है। अगर वो मूर्ति तोड़ भी दी जाए और अगर मंदिर को तोड़ भी दिया जाए तो वो पवित्र उद्देश्य कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए मंदिर हमेशा मंदिर ही रहेगा। और कैसे इस्लामिक कानून भी ये कहता है कि किसी दूसरे की कब्जा करी हुई जमीन के ऊपर एक मस्जिद नहीं बनाया जा सकता और ऐसा मस्जिद कभी भी इस्लाम में स्वीकार्य नहीं है, उसमें करी गई नमाज भी स्वीकार्य नहीं है। तो हिंदू और इस्लामिक दोनों मान्यताओं के अनुसार ये जो इमारत है ये मस्जिद हो ही नहीं सकती, ये सिर्फ मंदिर ही हो सकती है, इसलिए ये हिंदुओं को दी जाए और माँ सरस्वती की मूर्ति को वापस बुलाया जाए। सर, अब तक कितनी सुनवाई हो चुकी है और अभी तक इस प्रकरण में 7 दिन की सुनवाई हो चुकी है और हिंदू पक्ष का जो पक्ष है वो आज पूरा हो चुका है। अब कल इसमें वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चितले साहब अंतर सिंह जी की तरफ से हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए एक बीच का रास्ता सुझाएंगे और इसके बाद मुस्लिम पक्ष अपना पक्ष रखेगा। मैं अधिवक्ता मनीष गुप्ता कुलदीप तिवारी जी की तरफ से 10/484 में हिंदू पक्ष रख रहा हूँ।